तो अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए भी कोई लोग चाहिए होते हैं, या कोई डिफरेंट फील्ड सिक्योरिटी है तो उसको मैनेज करना है, या आप कह दें कि कोई ऑपरेशंस है तो ऑपरेशंस के एसओपीज उनको मैनेज करना होता है, या इवन फूड की बात कर लें तो उसमें सारी जो फूड के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, फूड क्वालिटी, इन सब चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। हम इक्विपमेंट्स को मैनेज कर रहे होते हैं, हम मटेरियल को मैनेज कर रहे होते हैं, लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ इक्विपमेंट और मटेरियल को मैनेज करने से आप अपनी कंपनी को चला सकते हैं अच्छे तरीके से? नहीं, क्योंकि उस इक्विपमेंट को यूज कौन करेगा? आपका लेबर। उन मटेरियल को यूटिलाइज कौन करेगा? आपका लेबर। तो इसका मतलब तीसरा जो एलिमेंट है हमारा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, वो होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। कि अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि आपके पास ओके ठीक है, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक कंपनी बनी हुई है, उस कंपनी के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स हैं, या कोई भी आप कह लें कि आप जो भी आपकी कंपनी की नेचर है, आपके बिजनेस की नेचर है, वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन उन सारी चीजों को रन करने के लिए आपको कुछ लोग चाहिए होते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए वहां के लिए आपके पास लेबर होना चाहिए, आपके पास ह्यूमन रिसोर्स होनी चाहिए। तो जो ह्यूमन रिसोर्स होती है उनको मैनेज करने के लिए भी तो एक डिपार्टमेंट होना चाहिए, जो लोगों को ड्यूटीज असाइन करेगा, जो लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताएगा, जो लोगों को टास्क बताएगा, वो टास्क कैसे परफॉर्म करने हैं, उसकी एसओपीज, उस टास्क को कितने टाइम में आपने कंप्लीट करना है, कैसे कंप्लीट करना है, क्या उसके अंदर डिफिकल्टीज आएंगी, जो प्रॉब्लम स्टाफ के साथ रहेगी, क्योंकि मशीन नहीं है कि आपके स्टाफ का मूड एक जैसा रहेगा। स्टाफ का मूड टाइम टू टाइम चेंज भी होता रहता है। उसके घर में कोई परेशानी है तो उसकी उसकी जो कह लें कि जो उस घर की उसकी परेशानी है, उसका इम्पैक्ट उसकी प्रोफेशनल लाइफ में आएगा, उसकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर उसका इफेक्ट आएगा। तो उसको आपने किस तरह मैनेज करना है। तो इस पूरे जो ह्यूमन रिसोर्स का हमारा चैप्टर है, और ये तकरीबन हमारा 2.5-3 महीने चलेगा। तो इस 2.5-3 महीने के अंदर हम पूरे एक एक एलिमेंट्स को देखेंगे एचआर के, कि कौन कौन से एलिमेंट इंपॉर्टेंट है, हमें किस तरीके से अपने एम्प्लॉयज को मैनेज करना है, उनकी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करवाना है, या जो भी सिचुएशन आती है उसको किस तरीके से हैंडल करना है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए सबसे पहला टॉपिक जो था हमारा डाइवर्सिटी था। और डाइवर्सिटी के अंदर हमने बात की थी कि मैंने आपको कहा था कि ये पिक्चर देखें ज़रा, जो आपको स्क्रीन पे शो हो रही है। तो इस पिक्चर के अंदर अगर आप देखें, इस पिक्चर से क्या शो हो रहा है आपको, मुझे तरह बताएं। के लोग, हर तरह के लोग हैं। और हर तरह के लोगों से क्या मुराद है आपकी? मतलब कि बच्चे, बड़े, बूढ़े, हम्म, एक्टिव और व्हील चेयर पे, इसके अलावा ये कोई आपको सारे। शेख दिख रहा होगा, कोई ब्लैक अमेरिकन दिख रहे होंगे, कोई जी आपको जी इसमें बिल्कुल। पास्टर दिख रहा होगा, कोई मौलवी दिख जी रहा होगा, जी कोई व्हील बिल्कुल। चेयर पे है, तो कोई मतलब किसी ने टैटू बनाए हुए हैं, तो कोई बिल्कुल ही रिलीजियस है। हम्म। तो बेसिकली डाइवर्सिटी ये होती है कि डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, ठीक है। और एक बड़ी कंपनी जो होती है, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिनके विजन्स होते हैं, जिनके कुछ मिशंस होते हैं, जिनको ग्रोथ करनी होती है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, जैसे आपके केएफसी, मैकडोनल्ड, या आपके मोवेनपिक, आपका रमादा, या इस तरीके की जो होटल्स होते हैं, या जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, या इवन कोई भी बिजनेस हो, फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर मेडिसिन प्रोवाइड करती हैं, तो उनको अगर अपनी कंपनी को पूरी दुनिया में फैलाना है, हर एक रीजन में अपनी कंपनी को लेके जाना है, तो उसके लिए उनके पास डाइवर्सिफाई कल्चर होना चाहिए। और डाइवर्सिफाई कल्चर का मतलब ये है कि उनके पास मुस्लिम्स भी होने चाहिए, उनके पास क्रिश्चियंस भी होने चाहिए, उनके पास हिंदू भी होने चाहिए, उनके पास आप कह लें कि डिफरेंट सेक्टर के लोग होने चाहिए, डिफरेंट रिलीजन के लोग होने चाहिए, डिफरेंट नॉलेज के लोग होने चाहिए, ठीक है। उनके पास चाइनीज भी होने चाहिए, उनके पास जापानीज भी होने चाहिए, उनके पास अमेरिकन भी होने चाहिए, पाकिस्तानी भी होने चाहिए। उसका फायदा उनको कैसे होगा, उस कंपनी को फायदा कैसे होगा, या आपको इसको अब मैं लोकल मार्केट के अंदर पाकिस्तान की एग्जांपल देते हुए आपको समझाता हूँ, तो आपको बिल्कुल क्लियर पिक्चर समझ आ जाएगी कि डाइवर्सिटी को किस तरीके से हम लेके चलते हैं। फर्ज करें आप एक बर्गर का ब्रांड बना रहे हैं, या आप एक फूड ब्रांड बना रहे हैं, ठीक है, और आप पाकिस्तान के अंदर कहती है कि मैं अपना स्टार्ट करूंगी, लेकिन आप कराची से स्टार्ट करती हैं। आप कराची से जब अपने लोगों को हायर करती हैं, और कराची के अंदर ब्रांड बनाया, कराची से ही सबको आपने हायर कर लिया, ठीक है। मतलब उसका मार्केटिंग मैनेजर भी कराची का है, तो उसका प्रोडक्ट मैनेजर भी कराची का है, तो उसका रेस्टोरेंट मैनेजर भी कराची का है, इवन जो वेटर्स हैं वो भी कराची के हैं, फूड क्वालिटी एश्योरेंस की जो टीम है वो भी कराची की है, हर बंदा कराची का है, ठीक है। अब आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना जा रही हैं, और आपको लगता है कि कराची के अंदर आपके बिजनेस की बहुत ज्यादा डिमांड है, लोग
आपके प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब आपने सोचा कि मुझे अब पूरे डिफरेंट रीजन में भी जाना है, मतलब आप कहती हैं मुझे सिंध में भी जाना है, तो मुझे पंजाब में भी जाना है, तो मुझे पेशावर में भी जाना है। तो मुझे अब आप बताएं, क्या आप इस लेवल पे होंगे, या आपके जो डिसीजंस होंगे, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप लाहौर में अपनी ब्रांच ओपन करने जा रही हैं, तो आपको लगता है कि कराची के लोगों को आपने हायर किया हुआ है, तो वो लाहौर की मार्केट के हिसाब से आपको मशवरे दे सकेंगे? नहीं। तो क्या जो मशवरे आपको मिलेंगे, जो आइडियाज आपको मिलेंगे, आपको लगता है कि वो 100% एक्यूरेट होंगे? वो नहीं, अजम्पशन उसके लिए बेस हमें के ऊपर फिर होंगे? नहीं, उसके लिए वो फिर हमें उसी एरिया के लोग चाहिए होंगे। हाँ, तो बेसिकली आपको वहाँ के कल्चर के लोग चाहिए जो लाहौर मार्केट में हम्म। काम करके आ चुके हैं, जिनको पता है कि वहाँ के लोगों को किस टाइप का फूड पसंद है, वो है किस क्वालिटी का फूड देना है, किस टेस्ट का फूड देना है, किस प्राइसिंग का फूड देना है। सेकंड चीज, उसको जो सीईओ पाकिस्तानी रखने की सबसे बड़ी रीजन ये थी कि उनको पता है कि पाकिस्तान के अंदर एम्प्लॉयज को किस तरह मैनेज किया जाता है। अच्छा जी, तो पॉइंट इज कि जब आप एज एन इंडिविजुअल उस कंट्री में जाते हैं, किसी और कंट्री में जाते हैं, वहां पे जब जाते हैं तो आपको पता चलता है कि आप जिस तरीके से एक काम को कर रहे थे, तो उस काम को करने का डिफरेंट तरीकेकार भी हो सकता है। और हो सकता है आप जिस तरीके से बचपन से करते हुए आ रहे थे वो तरीका ही गलत था, और जब आपको वो एक इंडियन मिला या एक अमेरिकन मिला या एक जैपनीज मिला, उसने आपको वो काम का तरीका डिफरेंट तरीके से बता दिया। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? अच्छा, अब इसकी लेवल्स ऑफ डाइवर्सिटी भी होते हैं कि वो दो तरीके से हम जो डाइवर्सिटी को ना क्लासिफाई करते हैं। एक होता है सरफेस लेवल डाइवर्सिटी, एक होता है डीप लेवल डाइवर्सिटी। सरफेस लेवल डाइवर्सिटी वो डाइवर्सिटी होती है जिसे हम इजीली कैरेक्टराइज कर सकते हैं, जिसे हम इजीली मतलब जज कर सकते हैं, जैसे जेंडर, रेस, एथनिसिटी, एज, डिसेबिलिटी। अब कोई लड़का है या लड़की है हम देख के पहचान लेते हैं, किस रेस का है वो भी हम देख के पहचान लेते हैं, अपेयरेंस। कोई सिंधी होता है तो पता चल जाता है कि हाँ सिंधी टोपी पहना हुआ है, जरक पहना हुआ है, लाजमी ये सिंधी है। उन्होंने एक मूछे भी एक स्टाइल की रखी हुई होती है, ठीक है। फिर उसके अलावा एज भी आपको आसानी से पता चल जाती है कि हाँ भाई ये कितनी एज का बंदा होगा। या डिसेबिलिटी, कोई व्हील चेयर के ऊपर आ रहा है या कोई उसका उसका हाथ नहीं है या उसका पाँव नहीं है, तो आपको देख के पता चल जाता है कि ये सरफेस लेवल डाइवर्सिटीज होती हैं जिसको आप इजीली मतलब जज कर सकते हैं कि हाँ ये क्वालिटीज या ये कैरेक्टरिस्टिक्स है सामने वाले के अंदर। अच्छा, डीप लेवल डाइवर्सिटीज क्या होती हैं? ये बेसिकली पर्सनैलिटी के अंदर होती हैं आपकी, आपके बात करने का तरीका, आपकी प्रॉब्लम को हैंडल करने का तरीका, सिचुएशनल, आप किस सिचुएशन में किस तरीके से आप कह लें कि रिएक्ट करते हैं, किस सिचुएशन में आप किस तरीके से उसको रिजॉल्व करते हैं। तो ये वो डीप लेवल डाइवर्सिटीज होती है। और मजीद आगे देखने जा रहे हैं तो सबसे पहली चीज आ जाती है डिस्क्रिमिनेशन। डाइवर्सिटी का हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप डिस्क्रिमिनेट करें किसी भी इंसान को, क्योंकि देखिए अब जो सरफेस लेवल डाइवर्सिटी है जिसे हम इजीली जज कर लेते हैं, तो उसकी बेस के ऊपर जब आप इंटरव्यू करने जा रहे हैं, आप समझे आप एचआर मैनेजर हैं या आप किसी अपने डिपार्टमेंट के हेड हैं, तो ऑब्वियसली आपको हायरिंग करनी होगी लोगों की। आपने लोगों को हायर करना है, उनको ट्रेन करना है। तो सबसे पहले अब आप लोगों को जब हायर करने जाएंगे तो आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है? सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप डिस्क्रिमिनेट ना करें किसी भी इंसान को। और वो डिस्क्रिमिनेट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है? आप किसी एक बंदे को प्रेफर कर लें दूसरे बंदे के ऊपर। जैसे आपके पास साइमन आते हैं और सैफ आते हैं इंटरव्यू के लिए, तो आप इन दोनों में से किसी एक को इसलिए चूज कर लें, क्वालिटीज, उनकी एजुकेशन, उनके एक्सपीरियंस की बेस पे नहीं, लेकिन आप प्रेफरेंस की बेस के ऊपर उनको चूज कर लें, तो वो डिस्क्रिमिनेशन है। जैसे फर्ज करें कि आपकी कंपनी में एक बंदा इंटरव्यू देने आता है, और आप जब उसे इंटरव्यू लेते हैं तो आपको पता चलता है कि वो पंजाबी है, और आप बोलते हैं कि नहीं मुझे तो पंजाबी पसंद ही नहीं है। अब वो जितना क्वालिफाइड हो, उसके बाद जितना एक्सपीरियंस हो, जो भी है, अब आपको क्या होगा कि आप बोलेंगे नहीं मुझे ये बंदा ही नहीं चाहिए, मुझे पंजाबी नहीं रखने अपनी कंपनी के अंदर, या मुझे पठान नहीं रखने अपनी कंपनी के अंदर, या मुझे बलोची नहीं रखने अपनी कंपनी के अंदर, या मुझे उर्दू स्पीकिंग नहीं रखने अपनी कंपनी के अंदर। तो बेसिकली अगर आप क्या करेंगे कि अगर आप इन बेसिस के ऊपर लोगों को हायर ना करें तो वो डिस्क्रिमिनेशन है। या आप अक्सर देखते हैं जॉब एड्स, उसके अंदर पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन लिखी हुई होती है, लास्ट में लिखा हुआ होता है कि फीमेल ओनली।
या मेल ओनली, तो वो भी बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन होती है। आप पाकिस्तान में तो ये सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ये सारी चीजें नहीं कर सकते, आपकी कंपनी बंद हो जाएगी, लोग सू कर देंगे आपको। और यहाँ पे क्योंकि एचआर पॉलिसीज अपनी इम्प्लीमेंट नहीं होती, तो आपके लिए यहाँ पे एज एन एचआर मैनेजर काम करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन जब आप इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं और अगर आप एचआर मैनेजर हैं, तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपको एक एक स्टेप के ऊपर बिल्कुल कॉशियस होना पड़ता है, क्योंकि आपको नहीं पता किस स्टेप के ऊपर कब कौन आके आपको सू करके चला जाए। आप जब हायर करने जाएंगे लोगों को, तो आप कैसे हायर करेंगे? आपने एक जॉब एड लगा दिया, ठीक है, उस जॉब एड के अंदर जो वर्ड्स लिखने थे आपने, वो कौन से होने चाहिए, उनको किस तरीके से आप चुनेंगे, वो भी आपकी पॉलिसीज के अंदर आता है। वो भी एक एचआर मैनेजर को पता होना चाहिए कि मुझे किस टाइप की वर्डिंग यूज करनी है, मेरी कंपनी का विजन क्या है, मेरी कंपनी किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, मेरी कंपनी क्या जेंडर इक्वालिटी को प्रेफर करती है। फर्ज करें आपकी कंपनी हर जगह जब भी किसी प्रोग्राम में जाते हैं या कोई फंक्शन होता है या कोई इंटरव्यू लेने आ जाता है आपके सीईओ का, ओनर्स का, तो वो एक चीज को बोलता है भाई हम तो जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, हम मर्द और औरत दोनों को बराबर के चांस देने में मुत्तफिक हैं, और हम तो चाहते यही हैं कि दोनों को बराबर चांस दिए जाए। और उसी कंपनी का एचआर मैनेजर जब भी जॉब पोस्ट करता है, वो लिख देता है मेल ओनली। तो जब आप उस एड को देखेंगे तो आप बोलेंगे भाई इस कंपनी का मालिक बोलता है कि हमें मेल फीमेल दोनों को चांस देने हैं, लेकिन जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज आती हैं वो लिख देते हैं मेल ओनली। तो क्या जो आप बात कर रहे हैं, आपके जॉब एड उस विजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मैरिटल स्टेटस, ये भी बहुत जगह कंसिडर किया जाता है। कुछ कंपनीज बोलती है जो सिंगल है उनको रखेंगे, कुछ कंपनी बोलती है जो मैरिड है उनको रखेंगे। एक बंदा काम करने आ रहा है, क्या फर्क पड़ता है कि वो शादीशुदा है या वो सिंगल है? आपको कोई फर्क पड़ेगा कि कोई वो सिंगल है या शादीशुदा है? नहीं सर। तो इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इस चीज को भी कंसीडर किया जाता है कि ये शादीशुदा है या जी ये सिंगल है। जी बाकायदा पूछते हैं आपसे कि आपकी शादी हो गई है। फिर किसी भी इंसान के अंदर जो एबिलिटीज होती हैं, वो कौन सी एबिलिटीज होती हैं? सबसे पहले हम बात कर लें फिजिकल एबिलिटी। तो फिजिकल एबिलिटी होती है कि किसी भी काम को करने की कैपेसिटी आपकी, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पावर, ठीक है। उसके बाद इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, कि आप कितनी, मतलब आपका दिमाग कैसे चलता है, अपनी आप किस सिचुएशन में कैसे ओवरकम कर रहे होते हैं चीजों को, ठीक है। फिर जर्नल मेंटल एबिलिटी, जीएमए, ये बेसिकली ओवरऑल आपका समझे दोनों का मिक्सचर है कि एक काम को कैसे किया जाएगा, किस तरीके से किया जाएगा, पॉजिटिव इंटेंट के साथ किया जाएगा, स्पेसिफिकली टास्क ओरिएंटेड असाइनमेंट्स होते हैं उनको किस तरीके से आप कहने के ओवरकम करेंगे। तो ये सारी चीजें जो होती है वो जर्नल मेंटल एबिलिटी के अंदर होती हैं। डेक्सटेरिटी होता है यानी किसी भी काम को करने के लिए जो आपके पास आपका हुनर होता है ना, जो काम आप अपने हाथ से करते हैं, तो बेसिकली उसको डेक्स्टर स्किल कहते हैं। जो आप काम अपने हाथों से करते हैं ना, वो डेक्स्टर स्किल्स कहलाती हैं। तो फिजिकल एबिलिटीज के अंदर आपका स्टेमिना, आपकी डेक्सटेरिटी और आपकी स्ट्रेंथ, ये तीन चीजें आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आपके अंदर फिजिकल एबिलिटी होगी। फिर हमने बात की थी रिक्रूटमेंट की लास्ट क्लास में। तो रिक्रूटमेंट के अंदर हमने बात की थी वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ क्या होता है? वर्ड ऑफ माउथ ये चीज होती है कि जब आप किसी को रेफर करते हैं, जैसे अक्सर कंपनीज के अंदर किया जाता है, जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं और वहां पे जब आपको पता चलता है कि कोई पोजीशन खाली हो गई है, जैसे आपको कोई बंदा चाहिए, तो अक्सर ऐसा होता है कि वहां का एम्प्लॉय रेफर कर देता है, मेरा दोस्त है वो ये काम कर सकता है, मैं उसको लेके आ जाऊं। तो ये बेसिकली वर्ड ऑफ माउथ होता है। तो इसके दो फायदे होते हैं कंपनी को। एक तो फायदा ये होता है कि कंपनी का जो मार्केटिंग एक्सपेंस होता है, जो एक जॉब एडवर्टाइज करने के ऊपर खर्च होने वाला था, वो नहीं होगा, क्योंकि फ्री में बंदा आ जाएगा की होगी। तो ये भी एक एचआर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आता है। तो जो मेरा पहला पॉइंट है ना, डाइवर्सिटी मैनेजमेंट की प्रैक्टिस, उसके अंदर जो हमने बात करनी है वो एजुकेट मैनेजर्स, कि अपने मैनेजर को तो एजुकेट करें कि डाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, आपने किस तरीके से लीड करना है, लीडिंग फ्रॉम द एग्जाम्पल। आपने मैनेजर नहीं बनना, आपने लीडर बनना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है? एम्फेसाइज ऑन बेनिफिट्स ऑफ डाइवर्सिटी इन बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेशंस। अब आप मीटिंग्स करें, मीटिंग्स के अंदर बताएं भाई डाइवर्सिटी के बेनिफिट्स क्या हैं। मेरी कंपनी को सिर्फ ये फायदा नहीं है कि मेरी कंपनी ग्रो कर जाएगी, आपको भी तो फायदा है।
आप एक अमेरिकन के साथ काम करेंगे, उसका अमेरिकन एटीट्यूड आपके अंदर आएगा। आप एक जापानीज के साथ काम करेंगे तो एक जापानीज कल्चर आपके अंदर आएगा। वर्क एथिक, आपके पास एक जापानीज का वर्क एथिक पता है आपको? उनके ऑफिस के अंदर कुर्सियां नहीं होती, चेयर्स के ऊपर बैठ के वो काम नहीं करते, वो खड़े होके काम करते हैं। उनका मानना ये, और ये ऐसा है कि अगर जब आप खड़े होके काम करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आपको थकन कम होती है, आप वेट गेन नहीं करते, 10,000 चीजें। तो बेसिकली जब आप डिफरेंट कल्चर के लोगों के साथ मिलते हैं तो ये काम आपका है एज अ मैनेजर, आप उसको बताएं अपने एम्प्लॉय को कि भाई मेरी कंपनी ज्वाइन करें, हो सकता है आपको सैलरी कम मिले, लेकिन सबसे बड़ा फायदा ये है कि मल्टी लैंग्वेजेस आपको सीखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे जर्मन भी आपको आ जाएगी, यहाँ पे आपको इंग्लिश भी आ जाएगी, यहाँ पे आपको फ्रेंच भी आ जाएगी, क्योंकि मेरे पास हर कल्चर के लोग हैं।